हेलो दोस्तों। हम आज अपने झारखंड पंचायत चैनल की पहली कड़ी के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं पंचायतों का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। पंचायतों का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, The Provisions of the Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act 1996। पेसा एक्ट, PESA पेसा। पेसा को समझने के लिए सर्वप्रथम पेसा एक्ट बनाने के पीछे के उद्देश्य को हमें जरूर समझना होगा, तभी हम इसे अच्छी तरीके से इसके पीछे के भावनाओं एवं इसके मकसद को हम यहाँ समझ पाएंगे। पेशा शब्द में निहित अक्षर है पी अर्थात पंचायत तथा SA अर्थात शेड्यूल्ड एरिया शामिल है। इसलिए हमें सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि पेशा में पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्रों को क्यों शामिल किया गया है, तभी हम पेशा एक्ट बनाने के उद्देश्य को अच्छी तरह समझ सकेंगे। पंचायत पी, यह विदित है, हम जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का एक नया संविधान बनाया गया, जिसमें पंचायतों की स्थापना, गठन, शक्ति एवं कार्य से संबंधित प्रावधान नहीं किए गए थे। वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कई आयोगों का गठन किया गया था। उदाहरण स्वरूप बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, SM सिंघवी समिति 1986 तथा PK थुंगन समिति 1988। सिंघवी एवं थुंगन समिति की अनुशंसा पर ही प्रधानमंत्री PV नरसिंहा राव की केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में 73rd संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 पार्ट 9 में अनुच्छेद 243 अर्थात आर्टिकल 243 के अधीन क्लाउज A से लेकर O तक का प्रावधान कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वीकृत किया गया है। उदाहरण स्वरूप जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में एक 11वीं अनुसूची शेड्यूल भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। अब समूचे देश के सभी राज्यों के लिए एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। श्री बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ पंचायती राज भी माना जाता है। SA अर्थात अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया। अब अक्षर SA अर्थात शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में भी जानना आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि अनुसूचित जनजाति वे लोग हैं जिनको संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित अर्थात शेड्यूल्ड किया गया है। इन जनजाति लोगों के निवास क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यह क्षेत्र दूरस्थ पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों, जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उनकी भाषाएं भी अलग अलग और समझना भी कठिन था। इन सब कारणों से जनजाति लोगों एवं अंग्रेजों के बीच में कभी भी मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सका। प्रत्येक जनजाति समूह की अपनी एक परंपरा, ट्रेडिशन एवं रूढ़ी, कस्टम होती है, जिसके माध्यम से वे सदियों से अपना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं न्यायिक जीवन जीते थे। इस जीवन चक्र में उन लोगों ने ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था को कभी पसंद नहीं किया। ब्रिटिश सरकार की स्थापना के पश्चात जनजाति क्षेत्रों में ब्रिटिश कानूनों को इन लोगों ने अपने सरल जीवन चक्र में हस्तक्षेप माना और इसका जबरदस्त विरोध किया। इन विद्रोहों से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल समझ गई कि ऐसे जनजाति बहुल क्षेत्रों में ब्रिटिश कानून पूरी तरीके से लागू कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए उन्हें अपनी परंपरा एवं रूढ़ी अनुसार अपना जीवन चक्र चलाने की छूट देनी ही होगी। इसीलिए सर्वप्रथम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट
1874 में ब्रिटिश सरकार ने ऐसे जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। तत्पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी ऐसे जनजाति क्षेत्रों को अपवर्जित क्षेत्र तथा आंशिक अपवर्जित क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूडेड एरिया एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया दो भागों में बांटा। भारत का संविधान 1950 में बना, परंतु इसके पूर्व के अंग्रेजी प्रावधानों के तर्ज पर ही भारत के संविधान में इन जनजाति क्षेत्रों के भौगोलिक विषमता, सघनता एवं जनजाति जनसंख्या के आधार पर अनुच्छेद आर्टिकल 244 को दो भागों में बांटा गया। पहला, आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया जिन्हें 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में रखे गए। सेकेंड, अनुच्छेद आर्टिकल 244(2) के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र ट्राइबल एरियाज जिन्हें 6ठी अनुसूची में रखे गए। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों को बढ़ाना या कम करना यह शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति में ही निहित है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इस अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए सलाह देने हेतु राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद गठित करने का निर्देश है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के बीच भूमि का अंतरण, भूमि का आवंटन एवं साहूकारों को विनियमित अर्थात रेगुलेट करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। यही कारण है कि पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त माननीय BD शर्मा जी ने 5वीं अनुसूची को संविधान में निहित एक संविधान कहा है। अब हम यहाँ पेशा की उत्पत्ति के संबंध में यहाँ विशेष रूप से जानकारी लेंगे। आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति लोगों को संरक्षण प्रदान करने वाले कई प्रावधान अपने कानूनों में किए थे, परंतु 1993 में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के फलस्वरूप अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति लोगों को पूर्व से प्राप्त हो रही विशेष संरक्षण से युक्त राज्य स्तरीय प्रावधानों का अस्तित्व ही अब समाप्त हो गया। इससे जनजाति लोगों में भारी निराशा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप ऐसे मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गए। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 243(m)(4)(b) अर्थात ख में प्रोविजन है कि संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात पार्लियामेंट में बाई लॉ एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल्ड एरिया एंड द ट्राइबल एरिया referred to in clause 1 subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। उक्त प्रावधान के आधार पर उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1994 में दिलीप सिंह भुरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर 1996 में केंद्र सरकार के द्वारा पेशा एक्ट बनाया गया। इस प्रकार पेशा एक्ट में उल्लिखित अपवादों एवं उपांतरों एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन के अधीन पंचायतों से संबंधित संविधान के पार्ट 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर एक्सटेंड किया गया है। अर्थात पेशा एक्ट में उन मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस का उल्लेख किया गया जिन्हें ध्यान में रखकर ही कोई राज्य अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित पंचायती राज एक्ट बनाए, या जिन राज्यों ने अपने पंचायती राज एक्ट बना लिए हैं वह अपने अपने पंचायती राज एक्ट में पेशा एक्ट में उल्लिखित अपवादों एवं उपांतरों के अनुरूप आवश्यक संशोधन 1 वर्ष के अंदर जरूर कर ले। पेशा अंतर्गत भारत के राज्य एवं क्षेत्र वर्तमान में कुल 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड। स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम अनुसूचित क्षेत्र भाग क राज्यों व्यवस्था 1950 के द्वारा झारखंड राज्य क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। नंबर 1 जिला रांची, नंबर 2 जिला सिंहभूम, इसके अंतर्गत धालूम अनुमंडल को छोड़कर। नंबर 3 जिला संथाल परगना, इसके अंतर्गत गोड्डा एवं देवघर अनुमंडल को छोड़कर। नंबर 4 जिला पलामू का लातेहार अनुमंडल। पुनः भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों व्यवस्था 1977 के द्वारा झारखंड राज्य अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। जिला रांची, जिला सिंहभूम, जिला संथाल परगना का दुमका, पाकुड़, राजमहल एवं जामताड़ा अनुमंडल। इसके अलावा गोड्डा अनुमंडल अंतर्गत सुंदर पहाड़ी एवं बुआरीजोर प्रखंड और जिला पलामू का लातेहार अनुमंडल तथा गढ़वा अनुमंडल अंतर्गत भंडरिया प्रखंड। तत्पश्चात पुनः भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश के राज्य आदेश 2003 के द्वारा झारखंड राज्य अंतर्गत क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। और तत्पश्चात भारत सरकार के द्वारा पुनः अनुसूचित क्षेत्र झारखंड राज्य आदेश 2007 के द्वारा झारखंड राज्य अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया घोषित किया गया। जिला रांची, गुमला जिला, लोहरदगा जिला, सिमडेगा जिला, पश्चिम सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावां जिला, दुमका जिला, साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, जामताड़ा जिला, लातेहार जिला, गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोर प्रखंड, गढ़वा जिला का भंडरिया प्रखंड और पलामू जिला का सतबरवा प्रखंड का रबदा एवं बकोरिया पंचायत। वर्ष 2007 के पश्चात भी झारखंड राज्य में जिला एवं प्रखंडों का स्थापना किया गया है। वर्तमान में समेकित रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल अद्यतन क्षेत्र इस प्रकार हैं। संपूर्ण जिला हुए कुल 13: रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और लातेहार। कुल प्रखंड 4 हुआ अन्य जिलों में, जिसमें हुआ नंबर 1 गढ़वा जिला का भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड तथा गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी एवं बुआरीजोर प्रखंड। कुल पंचायत 2 हुए। पलामू जिला अंतर्गत सतबरवा प्रखंड का रबदा एवं बकोरिया पंचायत। उपरोक्त के अलावा सभी क्षेत्र झारखंड का गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, जिस पर पेशा एक्ट लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार शेड्यूल एरिया अंतर्गत झारखंड के कुल 13 पूर्ण जिला और 3 आंशिक जिला हुआ है। उपरोक्त के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र में कोई संशोधन आदेश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी नहीं किया गया है। अब हम आते हैं पेशा एक्ट पर। पेशा एक्ट में मूलतः 5 धाराएं हैं। धारा 1 सेक्शन 1, इसके अंतर्गत इस एक्ट का यहाँ शीर्षक है, अर्थात पंचायतों का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। धारा 2 सेक्शन 2 अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा है, अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों से आशय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 244(1) में निहित अनुसूचित क्षेत्र है। स्पष्ट करना है इस नोट के तहत
कि अनुच्छेद 243(1) में उल्लिखित है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। अर्थात शेड्यूल एरिया के क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य पर नहीं है। नंबर 2, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। धारा 3, इस एक्ट को पंचायतों से संबंधित संविधान के पार्ट 9 के प्रावधानों को एतद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित एक्सटेंड करने की बात कही गई है। धारा 4, इस एक्ट का सब प्रमुख धारा सेक्शन 4 ही है। सबसे मूल धारा पेशा एक्ट का धारा 4 है। इस धारा में उन एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन से संबंधित प्रावधान है जिनसे इनकंसिस्टेंट पंचायती राज कानून कोई राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। और हमें यह भी बात जान लेनी चाहिए इस नोट के द्वारा कि इस धारा के अंतर्गत ए से लेकर ओ तक कुल 15 उपधारा है, सब सेक्शंस हैं। ई को 2 खंडों में तथा एम को कुल 7 खंडों में बांटा गया है। पेशा एक्ट बनाने के पीछे इसकी कुछ मूल भावना थी जो इसके धारा 4A और 4D में नहीं थे। धारा 4A सेक्शन 4A, राज्य का पंचायत से संबंधित कोई विधान, रूढ़ी जन विधि, सामाजिक एवं धार्मिक पद्धतियों तथा सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। अर्थात कोई भी राज्य का पंचायत से संबंधित कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्र में रूढ़ी, सामाजिक और धार्मिक पद्धति और सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप बनाया जाएगा। सेक्शन 4D कहता है, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं एवं रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का संरक्षण एवं परीक्षण करने में सक्षम होगी। इससे स्पष्ट है कि पेशा राज्य को एक कर्तव्य देता है कि वह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत के लिए कोई भी विधान परंपरागत विधि एवं परंपरागत तंत्र को प्राथमिकता देगा तथा उनकी सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन को प्राथमिकता देगा। इसकी मूल भावना में हम लोगों ने देखा परंपरा, रूढ़ी, सामुदायिक संसाधन का मुख्य रूप से जिक्र किया गया। तो हमें यह भी जानना आवश्यक है परंपरा क्या है, रूढ़ी क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है। परंपरा उन सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं, कहानी, किंवदंती का वह संग्रह है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है, जिसे सामाजिक मान्यता भी प्राप्त रहती है। रूढ़ी, कस्टम, रूढ़ी परंपरागत बातों को बिना तर्क के पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चलाना है। सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेस, एक समुदाय के क्षेत्र में अवस्थित भूमि, जल, वन, खनिज एवं अन्य ऐसे ही संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहा गया है। सेक्शन 4B में विलेज, ग्राम को परिभाषित किया गया है। ग्राम सामान्यतः आवास, हैबिटेशन या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव, हैमलेट, ये छोटे गांवों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें एक समुदाय रहता हो जो अपनी परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं। सेक्शन 4C में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली, इलेक्टोरल रोल्स में शामिल हो। सेक्शन 4G में पंचायत के पदों
एवं स्थानों का आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। पोस्ट एवं सीट्स का रिजर्वेशन। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में स्थानों सीट्स का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, परंतु अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण स्थानों की कुल जनसंख्या के आधे से कम नहीं होगा, परंतु यह और कि अध्यक्षों के सभी पद पोस्ट्स सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। हमें अब यह अवश्य ही मालूम होना चाहिए कि स्थानों सीट से सदस्य मेंबर निर्वाचित होते हैं, अर्थात ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा पदों पोस्ट से अध्यक्ष चेयरपर्सन निर्वाचित होते हैं, अर्थात मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष। सेक्शन 4H में पंचायत में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नॉमिनेट करने से संबंधित प्रावधान है। यदि मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के पंचायत में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें नॉमिनेट कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा नामांकन पंचायत में चुने जाने वाले कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होगा। पेशा एक्ट में ग्राम सभा एवं पंचायतों समुचित स्तर पंचायत एट एप्रोप्रिएट लेवल को व्यापक शक्ति एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं। केवल ग्राम सभा को जो अधिकार एवं शक्ति प्रदान किए गए हैं वो धारा 4E और F के अंतर्गत हैं। केवल पंचायत समुचित स्तर को धारा 4J के अंतर्गत शक्ति एवं अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा या पंचायत समुचित स्तर को धारा 4I, K और L के अंतर्गत शक्ति एवं अधिकार प्रदान किए गए। ग्राम सभा तथा पंचायत समुचित स्तर दोनों को धारा 4M के अंतर्गत व्यापक शक्ति एवं अधिकार प्रदान किए गए। केवल ग्राम सभा को जो व्यापक शक्ति एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं वो है सेक्शन 4E और 4F। सेक्शन 4E1 के अंतर्गत उल्लिखित है कि प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को उनके कार्यान्वयन के पूर्व ही अनुमोदन करेगी। और सेक्शन 4E2 में उल्लिखित है कि प्रत्येक ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी। उसी प्रकार से धारा 4F में उल्लिखित है कि ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायतों के लिए आवश्यक होगा कि धारा 4E में उल्लिखित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं पर पंचायत के धन के उपयोग के लिए ग्राम सभा से उपयोगिता प्रमाण पत्र, यूटिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यहाँ हमें जानना आवश्यक है कि यहाँ ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायतों एवरी पंचायत एट द विलेज लेवल से आशय यहाँ पर ग्राम पंचायत से है। केवल पंचायत को जो अधिकार शक्ति प्रदान किए गए हैं वो है धारा 4J। इस धारा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों, माइनर वाटर बॉडीज का योजना एवं प्रबंधन पंचायतों समुचित स्तर एट एप्रोप्रिएट लेवल को सौंपा जाएगा। लघु जल निकाय से तात्पर्य है छोटा तालाब, छोटा झरना, चुआ, डोभा आदि। ग्राम सभा या पंचायत समुचित स्तर को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। धारा 4I अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक्विजिशन करने एवं ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित रीसेटलिंग या पुनर्वास रिहेबिलिटेटिंग करने से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायतों समुचित स्तर से कंसल्ट परामर्श किया जाएगा,
अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उसका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित कोऑर्डिनेट किया जाएगा। सेक्शन 4 के अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों माइनर मिनरल्स के पूर्वेक्षण प्रोस्पेक्टिंग हेतु लाइसेंस या माइनिंग लीज प्रदान करने के पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायत के सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा। यहाँ हमें जानना आवश्यक है, माइनर मिनरल्स लघु खनिजों से तात्पर्य है इमारती पत्थर, बजरी, साधारण चिकनी मिट्टी, साधारण बालू आदि, तथा पूर्वेक्षण प्रोस्पेक्टिंग से तात्पर्य है लघु खनिजों के भंडार का अनुमान लगाने एवं नए भंडारों का पता लगाने का कार्य। इसके अलावा सेक्शन 4L में उल्लिखित है कि नीलामी ऑक्शन के माध्यम से लघु खनिजों का दोहन एक्सप्लॉयटेशन करने हेतु छूट प्रदान करने के लिए ग्राम सभा अथवा पंचायतों समुचित स्तर पर की पूर्व सिफारिश को अनिवार्य बनाया जाएगा। यहाँ लघु खनिजों के दोहन में नीलामी प्रक्रिया को हतोत्साहित किया गया है। ग्राम सभा तथा पंचायत समुचित स्तर दोनों को जो व्यापक शक्ति अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसके अंतर्गत सेक्शन 4M में जो प्रोविजंस किए गए हैं उनमें उल्लिखित है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां एवं अधिकार सौंपते समय जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों समुचित स्तर पर एवं ग्राम सभा को निम्नलिखित शक्ति एवं अधिकार प्रदान करे। सेक्शन 4M का सब सेक्शन 4M1 मद्य निषेध को लागू करने अथवा किसी भी मादक द्रव्य की बिक्री एवं उपभोग को विनियमित रेगुलेट करने या सीमित रेस्ट्रिक्ट करने की शक्ति। सब सेक्शन 4M2 लघु वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का स्वामित्व। यहाँ लघु वन उपज को वनाधिकार कानून 2006 में परिभाषित किया गया है, जिसमें वनस्पति मूल की सभी गैर इमारती लकड़ी, बांस, बेंत, तसर, तेंदुपत्ते, लाख, महुआ, कोकुन, शहद, मोम, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी, कंद आदि शामिल है। सब सेक्शन 4M3 अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य क्रम एलिनेशन को रोकने की शक्ति तथा किसी अनुसूचित जनजाति की गैर कानूनी अन्य क्रमित एलिनेटेड किए गए किसी भूमि को वापस लौटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति। अन्य क्रमण एलिनेशन अलगाव यह हमेशा जनजातीय समुदाय के लिए अनफ्रेंडली होता है, अनलॉफुली होता है। समता जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय की 3 बेंचों की जज ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह एक संवैधानिक आवश्यकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि उनकी स्वायत्तता, संस्कृति और समाज के संरक्षण हेतु अनुसूचित जनजातियों के पास ही रहनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तिगत भूमि को भी किसी गैर अनुसूचित जनजाति को पट्टे पर नहीं दिया सकता है। हालांकि झारखंड राज्य में कई विधान पूर्व से ही यहाँ लागू हैं जो जनजातीय भूमि का अन्य क्रमण निषेध करता है तथा अन्य क्रमित भूमि की वापसी का यहाँ प्रावधान करता है, जैसे CNT एक्ट 1908, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1940 तथा बिहार अनुसूचित क्षेत्र एक्ट 1969, बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशंस एक्ट 1969। सब सेक्शन 4M4 ग्राम बाजारों विलेज मार्केट को प्रबंध मैनेज करने की शक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो। सब सेक्शन 4M5 अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने, मनी लेंडिंग पर नियंत्रण करने की शक्ति। सब सेक्शन 4M6 सभी सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं,
और कर्मियों पर नियंत्रण करने की शक्ति, इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज पर नियंत्रण करने की शक्ति। सब सेक्शन 4M7 स्थानीय योजनाओं और जनजातीय उप योजनाओं के लिए संसाधनों रिसोर्सेस पर नियंत्रण करने की शक्ति। सेक्शन 4N राज्य विधान पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्राधिकार अथॉरिटी प्रदान करे जो उन्हें स्वशासित संस्था के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सुरक्षात्मक उपायों को शामिल करेगा कि उच्च स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों एवं प्राधिकार को हस्तगत एज्यूम न कर पाए। सेक्शन 4O राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचों का निर्माण करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के ढांचों पैटर्न को लागू करने का प्रयास करेगा। सेक्शन 5 पंचायतों में मौजूदा विधियों का जारी रहना। इस अधिनियम द्वारा बनाए गए एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन सहित संविधान के पार्ट 9 का कोई भी प्रावधान उस तारीख से ठीक पूर्व जब राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई प्रावधान जो ऐसे अपवादों एवं उपांतरणों जो पार्ट 9 के प्रावधानों से इनकंसिस्टेंट हो तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि उसे किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता, या उस तारीख से जब राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता, परंतु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व मौजूदा सभी पंचायतें अपनी अवधि समाप्त होने तक बनी रहेगी जब तक कि उन्हें उससे पहले उस राज्य की विधानसभा द्वारा या किसी ऐसे राज्य की दिशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा इस आशय के पारित संकल्प द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाए। भारत सरकार के द्वारा मॉडल पेशा नियमावली रूल्स बनाई गई है तथा राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि उचित मॉडिफिकेशंस के साथ उसे अपने राज्य के लिए अडॉप्ट करें ताकि क्षेत्रीय कर्मियों फील्ड ऑफिसर्स एंड फील्ड स्टाफ्स को पेशा के क्रियान्वयन के लिए एक सुस्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। कुल 10 राज्यों में से अब तक कुल 6 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने ही पेशा नियमावली बनाया है। अब हम कुछ 6ठी अनुसूची के बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यह आर्टिकल 244(2) एवं आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत है और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में लागू है। 6ठी अनुसूची अंतर्गत कुल 10 काउंसिल गठित हैं। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, दीमा हसाब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, मिजोरम में लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यदि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक जनजाति समूह का निवास हो तो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को प्रत्येक जनजाति समूह के लिए एक से अधिक रीजन काउंसिल में भी बांटा जा सकता है। ऑटोनोमस क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजन काउंसिल में बांटा जाता है। इसमें अधिकतम सदस्य 30 होते हैं और इस 30 सदस्य में 4 सदस्य गवर्नर के द्वारा मनोनीत होते हैं। अपातस्वरूप बोडोलैंड काउंसिल में कुल 46 सदस्य हैं तथा यह एकमात्र काउंसिल है जिसमें गैर जनजाति समुदाय को भी भागीदारी दी गई है। यह प्रस्तुति झारखंड पंचायत चैनल की तरफ से है। यदि आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।